साहब, हम शहर जा रहे हैं। ये हमारी घरवाली है और इनके दरमियान में बैठी इसकी बीवी है। काफ़ी बीमार है, इसलिए अस्पताल ले जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा रास्ता छोड़ दें, हमें देर हो रही है। वो आदमी बिल्कुल सीरियस अंदाज में गार्ड से बोला, जबकि पीछे बैठी अलीसा, जो ना तो खुद हिल सकती थी क्योंकि उन जालिमों ने उसके हाथ पांव भी बांध रखे थे, और ना ही बोल सकती थी। सारों के तार रोते अल्लाह से मदद तलब कर रही थी कि किसी तरह उन्हें पता चल जाए कि ये अलीसा ही है, और वो लोग उन आदमियों को पकड़ लें और उसकी इज्जत बच जाए। तो गार्ड ने एक और गार्ड को इशारा किया तो वो टॉर्च लेकर उसकी जाने बढ़ा। तुम इस गांव के नहीं लगते, इसलिए तुम्हारी तलाशी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। गार्ड बोलता दूसरे गार्ड की जानिब हाथ बढ़ाया और टॉर्च उससे पकड़ी ही थी जब उस आदमी ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पकड़ो उन्हें, यहाँ से निकलने नहीं चाहिए ये लोग। वो गार्ड ऊंची आवाज़ से बोला तो तमाम गार्ड्स ने अपनी गाड़ियां उनके पीछे लगाईं। वो गार्ड्स मुसलसल फायरिंग करते उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका हर निशाना चौंक रहा था। और उसी बात का फ़ायदा उठाकर वो आदमी गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ करता आगे की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी पर मज़ीद फायरिंग हुई, और अब की बार गोली उस गाड़ी के ऐन निशाने पर लगी थी। गोली गाड़ी के टायर पर लगी थी, जिसकी वजह से गाड़ी के टायरों में चरचराहट का शोर पैदा हुआ और गाड़ी रुक गई। मुहसिन तेजी से गाड़ी से निकला और उस गाड़ी की जाने बढ़ा। खबरदार कोई भी आगे बढ़ा, गाड़ी में मौजूद लड़की का दिमाग उड़ाने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। गाड़ी से निकलते आदमियों ने अपने हाथ में गन थामी और मुहसिन को गन दिखाते हुए धमकी दी। तुम क्या बच्चा समझते हो मुझे? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। मुग्जिम मीर अहमद हूँ, और इन खिलौनों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। मुकसिम बगैर किसी खौफ के फुर्ती से उनकी जानिब गया, जबकि उनमें से एक आदमी गोली चला गया था, मगर मुकसिम ने झुककर उसका निशाना नाकाम बना दिया। वहीं पीछे से गोलियां चली थीं, जिनमें से एक गोली एक आदमी की टांग और बाजू और एक आदमी के बाजू और गन वाले हाथ पर, जबकि एक आदमी की पसली में लगी थी। और ये गोलियां चलाने वाले दाद और जहांजेब थे। गोलियां लगने की वजह से उनके हाथों से गन्स गिर चुकी थीं। कार से तेजी से जाकर उन तीनों को दबोचा था। गाड़ी के साथ ही खौफ से उन आदमियों को देखती वो औरतें खड़ी थीं। मुकसिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ अलीसा बेहोश पड़ी दिखाई दी, क्योंकि उसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी और गोलियों की आवाज़ से वो बेहोश हो गई थी। मुकसिम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके चेहरे से वो कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही मुकसिम की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जो पसीने से शराबोर हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। मुंह पर कोई बड़ी सी टेप लगी हुई थी, जबकि हाथ किसी रस्सी से मजबूती से बंधे हुए थे। अलीसा की ऐसी हालत देखकर मुहसिन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मुहसिन ने आराम से अलीसा के मुंह से टेप उतारी और उसके हाथ पांव खोले। अलीसा, उठो मेरी जान। मुहसिन उसके चेहरे पर से बाल हटाता उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, मगर उसके वजूद में जरा हरकत नहीं हुई। मुहसिन को महसूस हुआ जैसे अलीसा का जिस्म ठंडा पड़ रहा है और उसकी सांसें भी बहुत हल्की चल रही हैं, जो मुहसिन की सांसें रोकने के लिए काफ़ी था। मुहसिन ने उसे अपने आंसुओं में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते मुकसिम ने लीसा को एहतियात से बिठाया और सीट बेल्ट बांधी, और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेज़ी से गाड़ी हॉस्पिटल की जाने बढ़ाई। मुकसिम तेज़ रफ्तार से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था, साथ साथ वो बार बार लीसा की तरफ देख रहा था। कभी उसके चेहरे को हाथ लगाता तो कभी उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ता, मगर हर बार उसे अलीसा का वजूद पहले से भी ज़्यादा ठंडा महसूस होता। उसका वजूद बर्फ की माने ठंडा पड़ रहा था, जिसे महसूस करते मुहसिन की सांसें अटकी हुई थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा खावर, अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। मुहसिन अपनी सुर्ख अंगार बनी आंखों से सामने सड़क की तरफ देखता हुआ बोला, और गाड़ी की रफ्तार और तेज की। 30 मिनट का रास्ता उससे 15 मिनट में तय करते। अस्पताल के आगे गाड़ी रोकी। जल्दी से गाड़ी से निकलते मुहसिन ने नरमी से लीसा को अपने बाजुओं में उठाया और तकरीबन भागता हुआ अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। अस्पताल के अंदर दाखिल होते ही सामने ही उसे जैद दिखाई दिया। दाद ने उसे कॉल करके पहले ही सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी परेशानी के आलम में अस्पताल के दरवाजे के आगे ही खड़ा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। जैद ने जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाया और मुकसिम ने नरमी से लीसा को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। मुकसिम, तुम यहाँ पर रुको, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। जैद मुकसिम से बोलता तेजी से आईसीयू में दाखिल हुआ, जबकि मुकसिम वहीं बाहर खड़ा आईसीयू की जलती लाल बत्ती को देखने लगा। दाद और जहांजेब अस्पताल में दाखिल हुए और रिसेप्शन पर अलीसा का पूछकर आईसीयू की जाने बढ़े, तो वहां पहुंचते ही सामने ही मुकसिम खड़ा दिखाई दिया, जो यक तक आईसीयू के दरवाजे पर नसें जमाए खड़ा था। मुकसिम, तुम ठीक हो? जहांजेब मुकसिम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो मुकसिम ने अपनी सुर्ख आंखें आईसीयू के दरवाजे से हटाकर जहांजेब की तरफ देखा। नहीं,
मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे सकती है? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? जबकि मैं तो पहले दिन से जानता था कि उसकी जान को खतरा है। फिर मैं बगैर उसके कोई भी हिफाजत किए खुद फैक्ट्री के लोगों को देखने क्यों चला गया? मैंने उसका एक बार भी क्यों नहीं सोचा? मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात क्यों नहीं आई कि हवेली में भी कोई ऐसा मौजूद है जो हावर्ड से मिला हुआ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुहसिन के लहजे में बेबसी थी, लाचारी थी, जो जानसेब ने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। शायद ये उस इश्क की ताकत थी जो उसे अलीसा से था, और वो डर जो उसके दिल में अलीसा के लिए बैठ गया था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। जबकि ये बात भी हकीकत थी कि जो कुछ अलीसा के साथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मुहसिन की लापरवाही भी शामिल थी। मगर वो ये तो नहीं जानता था ना कि कोई उसकी पीठ पीछे वार करेगा। उसे तो उन लोगों की फिक्र थी जो उसकी फैक्ट्री में चलकर जख्मी हुए थे। वो तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था क्योंकि हवेली में उसकी अपनी फैमिली मौजूद थी, और उसे इस बात का यकीन था कि उन लोगों के होते हुए अलीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर शायद वो गलत था। उन लोगों के दरमियान ही कोई ऐसा मौजूद था जो उससे गद्दारी कर रहा था, जो हावर्ड से मिला हुआ था। कुछ नहीं होगा उसे। अपने खुदा पर यकीन रखो और हिम्मत रखो। इतनी कम मदद नहीं है तुम्हारी मोहब्बत कि जो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए। जहाँ से मुझसे में कंधा थपथपाते हुए बोला, मोहब्बत नहीं है वो मेरी, इश्क है वो मेरा। वो इश्क जो मुझे अपनी आखिरी सांस तक उससे रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। और जिस दिन इस इश्क में ज़रा सी भी खोट शामिल हुई, उस दिन मुकसिम मीर अहमद खुद को खुद अपने हाथों से तबाह करेगा। मुकसिम जैसे खुद से अहद कर रहा था, उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर जहाँसेब को अपनी मोहब्बत बहुत फीकी सी लगी, क्योंकि जो उससे अलीसा से की थी वो मोहब्बत तो उस इश्क के आगे कुछ भी नहीं थी जो इश्क मुकसिम अलीसा से करता था। आईसीयू का दरवाज़ा खुला और सैद बाहर आया। सैद को बाहर आता देखकर मुकसिम फ़ौरन उसकी जानिब बढ़ा और सवालिया नज़रों से सैद की तरफ देखा। सैद ने एक नज़र उठाकर मुकसिम की तरफ देखा और फिर अफसरदा सा चेहरा लेकर दाद और जहाँसेब की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा झुकाकर नफ़ी में सर हिलाया, जबकि उसके इस अमल से मुकसिम की सांसें रुक चुकी थीं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है? जहाँ से बेताब सा होता झुंझला कर बोला तो जैद ने नसें उठाकर मुहसिन की तरफ देखा, जिसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, जबकि आंखें खून झलकने को तैयार थीं। यार, जैद एक लफ्ज़ बोलकर चुप कर गया। मुहसिन को लगा अब उसका दिल बंद हो जाएगा। मैं चाचा बनने वाला हूँ यार। जैद ऊंची आवाज़ से बोलता एकदम से मुहसिन के गले लग गया, जबकि मुहसिन को तो कुछ समझ ही नहीं आई कि जैद उसे क्या बोला है। क्या कहा तुमने? मुहसिन ने जैद की तरफ देखते हुए पूछा। तू बाप बनने वाला है यार, और मैं चाचा बनने वाला हूँ। जैद ने दोबारा वही लफ्ज़ दोहराया और खुशी से जहाँसेब के गले लग गया। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? मतलब मेरा और अलीज़ा का बच्चा? मुहसिन किसी ट्रांस की कैफियत में बड़बड़ाया। हाँ यार, बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँसेब मुहसिन के गले लगते हुए बोला। मुबारक हो सर। दाद ने भी गले मिलते मुबारकबाद दी। जैद, अलीज़ा? मुहसिन ने जैद की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, जब आईसीयू से एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। उन्हें 2 दिन से कोई हैवी डोज दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन पर खुनूद की तारी हुई थी। इससे उनका ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ना खाने पीने की वजह से उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, जिसके बायस वो बेहोश हो गई थी। उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत की और केयर की ज़रूरत है। आप उन्हें हर किस्म की टेंशन से दूर रखें। यही बच्चे और माँ दोनों के लिए बेहतर है। और कोशिश करें कि दोबारा उन्हें वो दवा न दी जाए जो उन्हें 2 दिन से दी जा रही है, वरना आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। यही नहीं, आपकी बीवी की जान को भी खतरा हो सकता है। सो बी केयरफुल। अगले 5 मिनट में आपकी वाइफ को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं और 2 से 3 घंटों में उन्हें होश भी आ जाएगा। फिर आप डिस्चार्ज पेपर्स बनवाकर उन्हें घर ले जा सकते हैं। वो लेडी डॉक्टर मुहसिन की तरफ देखती उसे मुस्कुराकर हिदायत देती वहां से चली गई। मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ यार। मेरा बच्चा, मेरा और अलीज़ा का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ओ मेरे खुदाया। मुहसिन ने बेहद खुश होते जैद को कस के गले लगाया, और ये उसकी खुशी का ही आलम था कि थोड़ी देर पहले वाली तकलीफ वो भूल चुका था। हाँ हाँ यार, तू बाप बनने वाला है। अब मुझे तो छोड़ दे। यकीन मान, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ। वो अंदर है। जैद मुहसिन की तरफ देखते शरारत से बोला, जबकि उसकी ऐसी शरारत पर जहाँसेब और दाद का केका पेश साखता था। मुहसिन उन तीनों को इग्नोर करता दाद से मुहातिब हुआ। दाद, हर जगह मिठाइयाँ बंटवाओ।
गरीबों में खाना तकसीम करवाओ, सारे गांव में घर घर जाकर मीठा या दो, सदके के जानवर मंगवाओ, सारे गांव को मालूम होना चाहिए कि मुग्जिम मीर अहमद बाप बनने वाला है। मुग्जिम दाद की तरफ देखते बेहद खुशी के आलम में बोला। दाद से बोलकर वो पेशेंट रूम की जाने बढ़ गया, जहाँ उसकी जिंदगी उसकी मताए जान मौजूद थी। मुग्जिम पेशेंट रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही उसकी जान अजीज बीवी, उसकी जिंदगी होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। मुग्जिम मोहब्बत पाश नजरों से उसकी जानिब देखता, उसकी तरफ बढ़ा और उससे करीब जाते पास पड़े स्टूल को घसीट कर उसे करीब करते वहीं पर टिक कर बैठ गया और उसका चेहरा देखने लगा, जो 2 दिन में ही काफ़ी कमज़ोर कमज़ोर सी लगने लगी थी। शायद ये उस दुआ की वजह से था, मगर चेहरे का नूर वैसे का वैसा ही कायम था। मुहसिन ने आहिस्ता से उसका रिप वाला हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसके चेहरे पर नसें जमा कर बैठ गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे नस्ल की खुशी भी दोगी। मैंने तो अभी तक सिर्फ तुम्हारे और अपने ही साथ को तस्वुर किया था, मगर तुमने तो इतनी जल्दी मुझे दुनिया में ही जन्नत दिखा दी, मेरी ज़िंदगी दुनिया में ही जन्नत बना दी। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने खुदा का कैसे शुक्र अदा करूं। मैं कैसे उसका शुक्रिया अदा करूं जिससे मुझे इतने बेहतरीन तोहफे से नवाजा। मैं गुनाहगार शख्स तो इस काबिल नहीं था, जो मेरे खुदा ने मुझे नवाजा है वो तो बहुत ज़्यादा है। मुक्सिम अलीसा से बोलता आहिस्ता से उसके ट्रिप लगे हाथ पर लपक चुका था और उठकर उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। मैं आज खुद से अहद करता हूँ कि अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूँगा, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मगर मैं तुम पर एक खराश तक नहीं आने दूंगा। ये सिर्फ आखिरी बार था मेरी जान, इसके बाद कोई तकलीफ तो मैं बर्दाश्त नहीं करने दूंगा, कोई तकलीफ तुम्हें छू कर नहीं गुजरेगी। ये तुम्हारे मीर का तुमसे वादा है। मुक्सिम अलीसा के चेहरे को जानसा नसों से देखता वादा करते हुए बोला। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी से झूम उठे। उसे सिर्फ अलीसा के होश में आने का इंतजार था। वो अपनी खुशी का इजहार उसके सामने करना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि जो उसे अलीसा ने दिया है वो क्या है, उसकी खुशी क्या है। जहाँ सेब घर आया तो घर के तमाम अफराद बाहर लाउंज में बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। जहाँ सेब फ़ोन पर उन्हें तमाम सूरत हाल बता चुका था और ये भी बता चुका था कि मुक्सिम बाप बनने वाला है। ये खबर सुनते ही तमाम हवेली में तो खुशियों का समा था। हर शख्स बेइंतहा खुश था। बीजान का तो बस नहीं चल रहा था, वो अलीसा के इंतजार किए बगैर खुद ही हॉस्पिटल चली जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहाँ से मुस्कुराता हुआ सबके दरमियान आकर बैठ गया, जहाँ इफ़रा बैठी हुई थी। जहाँ सेब के बैठते इफ़रा खिसक कर थोड़ी पीछे होकर बैठी तो जहाँ सेब ने गर्दन घुमाकर एक नज़र इफ़रा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर नाराज़गी के असरात साफ जाहिर थे। उसे देखते जहाँ सेब हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि इफ़रा उससे ज़रूर नाराज़ होगी, क्योंकि वो उस पर इतना गुस्सा जो कर गया था। बेटा, मुग्जिम और लीजा किधर है? वो लोग क्यों नहीं आए? बीजान चांद सेब की तरफ देखती हुई बोली। बीजान, वो लोग 2 घंटे तक आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, आप सब सो जाएं। वो लोग आएंगे तो सुबह आप उनसे मिल लीजिएगा। चांद सेब बीजान की तरफ देखते हुए बोला। डॉक्टर ने क्या बोला है बेटा? अलीजा ठीक तो है अब? अब की बार सवाल रजिया बेगम की तरफ से पूछा गया था। डॉक्टर ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है और 2 घंटों तक उसे होश आ जाएगा तो मुग्जिम उसे वापस ले आएगा। आप सब आराम कर लें। जहाँ सेब ने तहम्मुल से जवाब दिया। झांजेब ठीक बोल रहा है, आप सब आराम कर लें बीजान। वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम सब सुबह मिल लेंगे। आलिम साहब वहाँ बैठे तमाम अफराद की तरफ देखते हुए बोले। जाओ बच्चे, तुम भी आराम कर लो, सुबह से परेशान बैठी हो। सबरा बेगम ने सबा और इफ़रा की तरफ देखते हुए कहा। जी। इफ़रा बोलती उठ खड़ी हुई, जबकि झांसेब ने बागोर सबा के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे का उड़ा उड़ा रंग झांसी को कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहा था। शक तो उससे पहले भी सबा पर था, क्योंकि जब उसने बोला कि वो पानी पीने गई थी, उस वक्त झांसेब ने उस बात पर गौर नहीं किया था कि जिस तरफ से वो आ रही थी उस तरफ तो पानी का कोई सिस्टम नहीं था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर तो सिर्फ दरख्त थे और खेतें थीं। जहाँ पानी तो क्या, थोड़ी सी बैठने की जगह भी मैसर ना थी। मगर वापसी पर उसके जहन में ये सवाल आया कि अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था तो सबा वहाँ पर क्या करने गई थी, और उसके चेहरे का ये रंग इस बात की गवाही दे रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन झांसेब किसी भी सबूत के बिना कोई भी बात नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी सोचों को झटकता उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जाने बढ़ गया, जबकि इफ़रा बीजान को लेती उन्हें उनके कमरे में छोड़ने गई थी। अलीसा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो खुद को किसी अनजान जगह पाकर हैरत सी हुई, जबकि जहाँ तक उसे याद था वो तो किसी रस्सियों से बंधी हुई थी और उसे तो कुछ लोगों ने अगवा किया हुआ था जो उसे कहीं पर ले जा रहे थे और गोलियां चल रही थीं। फिर वो यहाँ कैसे? अलीसा ने नजर घुमाकर अपनी दाएं जाने देखा
तब मुक्सिम बैठा यकटक उसे ही देखे जा रहा था। मुक्सिम को देखते ही अलीसा झटके से उठी थी, जबकि उसे ऐसे उठता देखकर मुक्सिम के फौरन उसे अपने हजार में लिया था। क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक हो? मुक्सिम उसके साथ बैठते हुए बेहद मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो अलीसा बगैर कुछ बोले उसके गले लग गई, जबकि दिल खौफ से मारे अभी भी लर्ज रहा था। मीर, अलीसा खौफसदा आवाज में बोली और अपना नाजुक हजार मुक्सिम के गिर्द और तंग किया, जैसे अभी कोई उसे मुक्सिम से छीन कर ले जाएगा। जबकि उसे ऐसे खौफ में देखकर उससे से अपनी मुठ्ठियां भींची। जाने मीर, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, देखो। मुक्सिम उसका चेहरा अपनी जानिब करते हुए बोला तो अलीसा ने मजीद अपना चेहरा मुक्सिम के सीने में छुपाया। मीर, वो लोग मुझे, अलीसा से आगे बोला ही नहीं गया। वो खौफ के ज़ेरे से थी, उससे जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में वो महफूज है और मुक्सिम उसके पास मौजूद है। उसे कुछ नहीं हुआ और उसे कहीं लेकर नहीं जाया गया। मेरी जान, कोई कहीं नहीं लेकर गया तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो और अपने मीर के पास हो। मुक्सिम उसकी कमर से लाता उसका डर कम करने की कोशिश करते हुए बोला और वो उसमें कामयाब भी ठहरा था। वो काफ़ी पुरसुकून हो गई थी। अब ठीक हो? मुक्सिम अपनी कमर पर बंधा अलीसा का नाजुक हाथ देखते मदम सा मुस्कुराते हुए बोला तो अलीसा ने बगैर बोले ही हाँ में सर हिलाया तो मुक्सिम ने उसका सर चूमा। तुमने कैसे सोच लिया कि मुक्सिम मीर अहमद अपनी रूह को खुद से दूर जाने देगा? मुक्सिम उसे अपने सामने करते हुए बोला, वो वो बोल रहे थे कि वो मुझे आपसे बहुत दूर ले जाएंगे और मेरे साथ। अभी अलीसा आगे कुछ बोलती मुक्सिम उसकी बात काट चुका था। अगर कोई 1000 बार मर के भी पैदा हो जाए ना, तब भी कोई मुक्सिम मीर अहमद से उसकी ज़िंदगी को जुदा नहीं कर सकता। और भूल जाओ सब, ना तो कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और ना मैं इसकी नौबत आने दूंगा। तुम्हारे मीर को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, ये देखो। मुक्सिम ने बोलकर अलीसा का हाथ पकड़ के अपने दिल के मुकाम पर रख दिया। जब तक ये धड़कना बंद नहीं होता तब तक तुम्हारा मीर तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। मुक्सिम को अंदाजा था कि उन लोगों ने कैसी बेहुदा गुफ्तगू की होगी। इस वजह से वो अलीसा के मुंह से दोबारा वो अल्फाज नहीं सुन सकता था जिससे उसे भी अजियत मिले और उसे भी। वो चाहता था कि जो हुआ उससे अलीसा भूल जाए। मुक्सिम की आखिरी बात पर अलीसा ने तड़प कर मुक्सिम की तरफ देखा था और बगैर कुछ भी बोले दोबारा उसके गले लग गई, जबकि कब से रुके आंसू ने बाहर आने का रास्ता बनाया था। बेगम, कुछ ख्याल कर लो, ये हॉस्पिटल है, हमारा बेडरूम नहीं। क्यों चिपक चिपक कर मुझे फेंका रही हो? मुक्सिम उसके गिर्द अपना हजार बांधते उसके कान में झुकते सरगोशी नुमा आवाज में बोला, चुप करें आप बहुत बुरे हैं। अलीसा अपना हजार उसकी कमर पर मजीद तंग करती अपना चेहरा उसके सीने में छुपाती हुई बोली तो मुक्सिम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रिंग गई। अच्छा, ये तो मुझे मालूम है कि मैं बहुत बुरा हूँ। तुम मुझे काफ़ी बार तफसील से बता चुकी हो, लेकिन यार रोना तो बंद करो। तुम्हारे रोने से हमारे बेबी पर क्या असर पड़ेगा? मुक्सिम उसके आंसू अपने लबों से चुनते हुए बोला तो अलीसा ने नासमझी से नसें उठाकर मुक्सिम की जानिब देखा, जैसे उसकी इस बात को समझ ना आई हो। क्या मतलब? अलीसा ने मुक्सिम की तरफ देखते हुए पूछा। वी आर सून टू बी पेरेंट्स। मुक्सिम उसके कान में सरगोशी करता उसके गाल को शिद्दत से चूम गया, जबकि अलीसा हैरत से मुक्सिम को देखने लगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों की प्यारी सी मामा। मुक्सिम मुस्कुराता उसकी पेशानी पर शिद्दत से लब रखता हुआ बोला तो अलीसा एकदम से सर तब पैर सुर्ख पड़ गई थी, जबकि उसके चेहरे पर आए इन रंगों को देखते मुक्सिम का दिल चाहा था वो उसे कहीं छुपा दे जहां उसे मुक्सिम के अलावा कोई ना दिख सके। तुम्हारे चेहरे पर आए इन रंगों को देखने के लिए ही पिछले 4 घंटों से तुम्हारे इंतजार में बैठा था, और अब जब तुम्हारे चेहरे पे ये रंग आ ही गए हैं तो जी चाह रहा है कि तुम्हें इतनी दूर ले जाऊं जहां पर ये दुनिया हो ही ना, जहां पर सिर्फ तुम और मैं हूं और कोई भी नहीं। मुक्सिम बोलता उसके चेहरे के एक एक नक्श को जा बजा अपना लम्स बख्श रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आज तो तुम मुक्सिम मीर अहमद से उसका दिल भी मांगोगी तो वो भी मैं अपने सीने से निकाल कर दे दूंगा। मुक्सिम अलीसा के हाथों को लबों से लगाते हुए बोला तो उसके चेहरे पे भी खूबसूरत शर्मीली सी मुस्कुराहट रिंग गई, जबकि आंखें अभी भी नम थीं। उससे अचानक मां बनने का एहसास बहुत खूबसूरत लगने लगा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ है और साथ उन्हें जैद की आवाज़ भी सुनाई थी। आ जाओ कबाब में हड्डी। मुक्सिम बदमज़ा होता हुआ बोला, क्योंकि वो हड्डी उनके कबाब यानी उनकी गोल्डन मोमेंट्स को खराब कर चुका था। मुक्सिम की इजाज़त देते ही सैयद अपनी 32 दांतों की नुमाइश करते हुए कमरे में दाखिल हुआ, फिर मशकूक नज़रों से मुक्सिम को देखने लगा। मुक्सिम ने उसे एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हो? कैसा महसूस हो रहा है अब? जैद अलीसा के करीब आता हुआ बोला, वालेकुम सलाम भाई,
अब बेहतर फील हो रहा है, अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और घर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है, फिर दूध पीना है और ये मेडिसिन खानी है और फिर सुकून से सो जाना है। अगर आप चाहें तो मेरे दोस्त से अपनी थोड़ी बहुत खिदमत भी करवा सकती हैं। सैद आखिर में आंखों में शरारत लिए मुकसिम की तरफ देखते हुए बोला, कैसी खिदमत? अलीसा ने सवालिया नजरों से सैद की तरफ देखते हुए पूछा। अरे गुड़िया, यही मुकसिम तुम्हारा सर दबाया करे, टांगे दबाया करे, मज़े मज़े के खाने बना कर दिया करे अपने हाथों से। सैद भरपूर शरारत से बोला, पहले तेरा गला ना दबा दूं। मुकसिम उसकी गर्दन को दबोचते हुए बोला, अरे ना कर यार, एक बीवी वाला हूँ। अगर तूने मुझे मार दिया तो वो बेवा हो जाएगी। कुछ तो रहम कर। खुद तो शादी करवा के बैठ गया, मेरी तो होने दे। आखिर मुझे भी जिंदगी जीने का हक है यार। जैद भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला तो अलीसा खिलखिलाकर हंसी। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर और डिस्चार्ज पेपर्स ला दे। हमें घर के लिए निकलना है, रात काफी हो गई है। मुकसिम जैद की गर्दन छोड़ता अलीसा के करीब जाते बगैर किसी लिहाज से उसे अपने हंसार में लेते हुए बोला, वाह भाई वाह, इधर तो डॉक्टर को ही नौकर बनाया हुआ है, कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब बंदा मर जाए। जैद मुकसिम की तरफ दिखता ताली बजाते हुए बोला तो अलीसा फिर से हंसी। मुकसिम बामुश्किल उसके चेहरे से नजर हटाते जैद की तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, फिर हम चलते हैं। खुदा हाफिज। मुकसिम जैद से बोलता अलीसा की जानिब मुड़ा और एक झटके से उसे अपने बाजू में उठा चुका था, जबकि अलीसा तो उसके इस अमल पर हक्की बक्की रही रहेगी। ये आप क्या कर रहे हैं मीर, प्लीज मुझे नीचे उतारें। अलीसा मुकसिम की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मुझे अपनी बीवी और बच्चा बहुत प्यारे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेहनत करके चल कर जाए, क्योंकि उसकी तबीयत आगे ही ठीक नहीं। इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुकसिम अलीसा की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोलता उसे लिए कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उनके पीछे जैद मुंह खोले मुकसिम को देखता ही रह गया। मैंने तो बस मशवरा दिया था, ये बंदा तो वाकई खिदमत करने बैठ गया। वो भी अभी से पक्का जमन निकलेगा। तू बेटा। सैद बड़बड़ाता बाहर की जाने बढ़ा, क्योंकि अब उसे भी घर पहुंचना था। इफ्रा अपने कमरे में दाखिल हुई तो जहांजेब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ता उन्हें खुश कर रहा था। इफ्रा ने एक नज़र उसे देखा और कमरे में मौजूद बिखरा समेटने लगी, जो जहांजेब ने आते ही पिलाया था। जहांजेब उसकी एक हरकत को सामने शीशे से देख रहा था। उसे वो रूठी रूठी बहुत प्यारी लग रही थी, मगर अब उसी चक्कर में उसे रूठा रहने भी तो नहीं दे सकता था। इफ्रा ने बेड से जहांजेब के कपड़े उठाए और उन्हें रखने ड्रेसिंग रूम की जानी पड़ी। वो जैसे ही जहांजेब के पास से गुजरने लगी, जहांजेब ने एक ही झटके से उसकी कलाई थामते उसे अपनी तरफ खींच लिया। इफ्रा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सीधा उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। नाराज है मेरी मिसेस मुझसे? जहांजेब उसके हाथ से अपने कपड़े लेता दूर उछाल चुका था। छोड़े, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इफ्रा अपना आप जहांजेब की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। और क्यों नहीं करनी? जहांजेब उसकी मसम्मत को सिरे से नज़रअंदाज करता उसकी कमर में अपना बाजू हायल करता उसे और नज़दीक करते हुए बोला, बस नहीं करनी। इफ्रा नाराज़गी से बोली, अपने शोहर से ना बात करने वाली बीवियां अच्छी बीवियों वाली लिस्ट में शामिल नहीं होती। जहांजेब इफ्रा के गाल पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोला, और जैसे बीवी पर बेफजूल गुस्सा करने वाले शोहर तो अच्छे शोहरों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं ना। इफ्रा भी उसी के अंदाज से बोली तो जहांजेब के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। तुम्हारी गलती थी डार्लिंग, ये अलग बात है कि तुम अभी समझ नहीं रही। जहांजेब इफ्रा के होंठ के नीचे मौजूद छोटे से दिल पर अपना अंगूठा रब करते हुए बोला, मीर गलती हो गई, लेकिन आपने सबा के सामने मेरी इंसल्ट की। इफ्रा के मुंह से असल बात निकली। गलत, बिल्कुल गलत। मैंने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की, मैंने तुम्हें बस डांटा था। तो क्या तुम्हारे शोहर का इतना भी हक नहीं कि वो अपनी बीवी को कुछ गलत करने पर डांट भी ले? जहां से इफ्रा की आंखों में अपनी आंखें काटता सवाल कर रहा था। आपको सारे ही हक हैं, लेकिन आपको सबा और उन लोगों के सामने मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। इफ्रा काफी नरम लहजे में बोली। तुम्हें लोगों की फिक्र है या अपने शोहर की? जहांसेब ने उसे घूरा। मुझे उसकी फिक्र है जिसको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। इफ्रा जहांसेब की तरफ बोलती उसके हजार से निकली थी। लेकिन मुझे तो उसकी बहुत फिक्र है जिसे मेरी फिक्र है। जहांसेब आंखों में खुमार लिए बोलता उसे दोबारा अपने करीब कर गया। आप बस बातें न बनाएं और मुझे छोड़े, मुझे नींद आ रही है। इफ्रा जहांसेब की आंखों में खुमार सा देखती उसके सीने पे दोनों हाथ रखे उसे पीछे करते हुए बोली, भूल जाओ इफ्रा बीवी, बहुत कर ली नींदें पूरी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। आखिर नाराज हो मुझसे, मनाना भी तो पड़ेगा। अपने अंदाज में जहांसेब इफ्रा की तरफ देखता एक आंख दबाकर बोला, जबकि उसके खतरनाक इरादे देखकर
इफ़रा की धड़कनें बेकाबू हुई थीं। नहीं, मैं तो नहीं नाराज़ आपसे और आपको मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और छोड़िए मुझे सोना है। इफ़रा मसम्मत करती हुई बोली, मगर चाँद-सेब की पकड़ इतनी भी कमज़ोर ना थी, जिसे वो आसानी से तोड़ सकती। वो तो उसे हिलाने की भी ताकत नहीं रखती थी। नहीं डार्लिंग, अब तो ये नामुमकिन है। मैं तो तुम्हें मना कर ही रहूँगा, फिर चाहे तुम नाराज़ हो या ना हो। झांसेब झुकते उसे अपनी गोद में उठा चुका था। लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, इफ़रा एक और बार कोशिश करते हुए बोली। लेकिन मुझे तो अब अपनी बीवी को मनाना ही है, हर सूरत। झांसेब उसको नरमी से बेड पर लिटाते उस पर झुकते हुए बोला, जबकि झांसेब की झुलसा देने वाली सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके इफ़रा की जान पर बनी थी। तुम्हारे भाई और भाभी ने हवेली में गुड न्यूज़ दे दी है और अब हमारी बारी है। आखिर हमें भी तो उन्हें दादा दादी बनाना है। झांसेब बोलता इफ़रा के होंठों पर झुका और अपनी शिद्दत लुटाने लगा, जबकि इफ़रा उसकी शिद्दत पर झांसेब को मजबूती से उसके कंधों से थाम चुकी थी। कुछ देर बाद झांसेब ने नरमी से इफ़रा के होंठों से अपने होंठों जुदा किया और थोड़ा सा चेहरा उठाकर इफ़रा की तरफ देखने लगा, जो सुर्ख चेहरा लिए लंबे लंबे सांसें थी उसी के सीने से सटीक आ गई थी। झांसेब मदहम सा मुस्कुराया और दोबारा उस पर झुका, जबकि इफ़रा ने शर्मीली सी मुस्कुराहट से अपने बाजू झांसेब की गर्दन में हाइल करते अपना आप उसे सौंप दिया था।